एवरीवन, मैं रामजी द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, विषय इतिहास। इस समय मैं LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल में पोस्टेड हूँ, जो BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के अंतर्गत आता है। इस लॉकडाउन के समय में कई विद्यार्थियों का जो सिलेबस छूट रहा है या उन्हें किसी कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उस असुविधा को दूर करने के लिए एक छोटी सी पहल ई-लर्निंग के द्वारा मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे जाने से पहले हम आपको स्रोतों के बारे में बताएं। स्रोत क्या होते हैं? स्रोत किसी को चीज को जानने के वो साधन होते हैं जिसके द्वारा हम उसकी प्रमाणिकता तक पहुंचते हैं। अब स्रोत भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम दो प्रकार के स्रोतों को जानते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत, जिसे प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं, जिसके द्वारा तत्कालीन समय में घटित घटनाओं और उस समय के जो वृत्तांत हैं या सरकारी जो प्रतिपत्र हैं, प्रस्तुत किए गए समाचार पत्र, समसामयिक लेखकों को द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र, पांडुलिपियाँ, ये सब प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। वहीं हम गौड़ स्रोत या द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेस की बात करें तो उन समसामयिक संदर्भों के आधार पर लिखे गए ग्रंथों, किताबों आदि के माध्यम से जो हम जानकारी जानते हैं, उन्हें हम द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में रखते हैं। इन सोर्सेस के बाद हम सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को अगर हम देखें तो दो बड़े विभाजन में इसे विभाजित कर सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, पहला विभाजन हम इसे साहित्यिक स्रोत और दूसरा विभाजन हम इसे पुरातात्विक स्रोत के रूप में देख सकते हैं। साहित्यिक स्रोत जैसा नाम से ही पता चल रहा है, साहित्य के द्वारा माध्यम से हमें जिसकी जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आप जानते हैं हम अभिलेख, मोहरें, सिक्के, भवन, स्मारक, चित्रकलाएं, मूर्तियां इत्यादि के संदर्भ में बात करते हैं। और इतिहास के एक सटीकता के साथ किसी बात को कहने की जो क्षमता है वो पुरातात्विक स्रोतों में है। इस तरीके से पुरातात्विक स्रोत आधारशिला है प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए। अब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में हम डिवीजन देखते हैं। साहित्यिक स्रोत भी धार्मिक स्रोत और लौकिक स्रोत के रूप में बांटा गया है। धार्मिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो डिवीजन देखते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का क्या मतलब है? ब्राह्मण साहित्य से हमारा वो तात्पर्य है जिनकी रचना ब्राह्मणों द्वारा लगभग की गई है। उनमें हम चार वेद जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के अलावा 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, सूत्र, नियुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इसके अलावा 18 पुराण। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण को सबसे पुराना माना गया है। इन 18 पुराणों में आप जानते हैं वायु पुराण के माध्यम से हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं विष्णु पुराण के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं मत्स्य पुराण हमें दक्षिण भारत के आंध्र सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराता है। इस माध्यम से आप देख पाएंगे कि पुराण न केवल धार्मिक साहित्य रचना से हैं, बल्कि वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी समेटे हुए हैं। और इसी मत्स्य पुराण में हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का भी विवरण मिलता है। ये तो हम बाद में बताएंगे कि वो अवतार क्या है, अभी हम बस सोर्सेस पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे उपनिषद, वेद दर्शन, स्मृतियाँ और महाकाव्य। महाकाव्य में बेसिकली 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, इनकी हम चर्चा करेंगे। इन ग्रंथों, इन स्रोतों के माध्यम से आप साहित्य में जो ऐतिहासिक परिपुष्टि होती है वो आप देख पाएंगे। इस ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त जब हम बात करते हैं ब्राह्मणेतर या नॉन ब्राह्मण लिटरेचर, तो उसमें बेसिकली जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का विवरण किया गया है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से तात्पर्य बौद्ध साहित्य अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़ी रचनाएं, अर्थात महात्मा बुद्ध के जाने के बाद जो हमें त्रिपिटक मिले, इन त्रिपिटकों में विनय पिटक जो बौद्ध धर्म के आचार नियम से संबंधित था, सूत्र पिटक जो महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों से संबंधित था, और वहीं अभिधम्म पिटक जो उस समय की दार्शनिकता को दिखाता है। इसके अतिरिक्त अंगुत्तर निकाय और कई रचनाओं के माध्यम से हम बौद्ध साहित्य को जान सकते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है।
बौद्ध साहित्य के अलावा नॉन ब्राह्मणेतर या ब्राह्मणेतर साहित्य में, नॉन ब्राह्मण लिटरेचर में आप देखेंगे जैन साहित्य की भी गणना की जाती है। जैन साहित्य में बेसिकली साहित्य को आगम कहा गया है। इस साहित्य में हम परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, इसके अलावा आपका भगवती सूत्र, ये सब कई रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कल्प सूत्र में भगवान महावीर की जीवनी का भी विवरण किया गया है। जैन साहित्य बेसिकली प्राकृत और पाली भाषा में लिखा गया है। वहीं बौद्ध साहित्य की भी रचना पाली भाषा में लगभग की गई है। इन जैन और बौद्ध साहित्य के बाद साहित्यिक जो विवरण है उसमें हमने आपको एक विवरण बताया था लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य बेसिकली वो साहित्य है जिसमें हम ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और जीवनियों का अध्ययन करते हैं। अब ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें कौटिल्य द्वारा कृत अर्थशास्त्र, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं पाणिनि का अष्टाध्यायी, कल्हड़ का राजतरंगिणी, वेल्लहड़ का विक्रमांक देवचरित, ऐसी कई रचनाएं जो उस समय की रचना में किया गया वो हमें लौकिक साहित्य के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर इस संदर्भ में हम कल्हड़ की राजतरंगिणी की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पहला क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजी का, उसके माध्यम से लिखा गया प्रथम प्रयास भारतीयों द्वारा कहा जा सकता है। इस साहित्यिक डिवीजन के बाद हम एक अन्य डिवीजन देखेंगे जो विदेशी यात्री विवरण से संबंधित है। ये विदेशी यात्री विवरण अर्थात फॉरेन ट्रैवलर्स जो अपने रिकॉर्ड्स लिखे और छोड़ गए, उनके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भी हम 3 उपवर्ग रख सकते हैं। एक उन विदेशी यात्रियों का विवरण है जो यूनान और ग्रीक से संबंधित थे या अर्थात रोमन, और एक अन्य जो चीनी यात्री थे, इसके अलावा अरबी यात्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी और रोमन यात्रियों की। इसमें सबसे पहले हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस जिसने इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक भी लिखी। ये बिना भारत आए पहली बार भारत के संदर्भ में कुछ जानकारी दी। वहीं इसके बाद नियार्कस, अरिस्टिबोलस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस नाम मेगास्थनीज का आता है, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर में यहाँ खासकर चंद्रगुप्त प्रथम के समय भारत आए और अपनी रचना फो यूकी के माध्यम से यहाँ के नगरीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड की। मेगास्थनीज के बाद डायमेकस, डायोनिसिस, ऐसे कई यात्री आए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को समृद्धशाली बनाया। इसके अलावा टॉलेमी का ज्योग्राफी और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री देखने को मिलता है। और अब हम बात करेंगे चीनी या विदेशी यात्री विवरण का। तो चीनी यात्रियों में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है फाहियान का। फाहियान का नाम से आप सभी परिचित होंगे। हमारे हिसाब से आपको ये भी पता होगा कि फाहियान 399 ईसा पूर्व में सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो गुप्त राजवंश के शासक थे, भारत आए थे। इन्होंने फो यूकी नाम की रचना लिखी जिसके द्वारा हमें भारत के संदर्भ में कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद संगयून जो लगभग 518 ईस्वी के आसपास भारत में भ्रमण किए, और वेनसांग इस नाम से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। और वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने सी यूकी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्रोवाइड कराई। चीनी विदेशी यात्रियों के विवरण में हम आपको फाहियान के बारे में बता रहे थे। यहाँ मैं आपको एक बात और रिकॉल करा देता हूँ। अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले ही जब यूनानी और रोमन इतिहासकारों के बारे में बता रहा था तो मेगास्थनीज की इंडिका का विवरण कर रहा था, वहाँ गलती से फो यूकी का विवरण हुआ, उसे गलत तथ्य मानकर हटा दें। अब हम पुनः अपने टॉपिक पे आ जा रहे हैं जो हमारा है आपके चीनी विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में। चीनी विदेशी यात्री विवरण में वेनसांग की हम बात कर रहे थे। वेनसांग का आप देखेंगे जो 629 ईस्वी में आते हैं, उन्हें यात्रियों का राजकुमार और बहुत सारी उपमाओं से विभूषित किया जाता है। इन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के समय रहकर कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्जित की। ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी गए, वहाँ कई वर्षों तक प्रचार्य के रूप में भी कार्य किया और अंततः ये अपने देश चीन वापस लौट गए। वेनसांग के बाद इत्सिंग के बाद मातवा लिंग और उसके बाद चाओजोक हुआ।
कई ऐसे चीनी यात्री आए जिन्होंने अपने विदेशी विवरण के द्वारा हमें समृद्धशाली बनाया। अब बात करते हैं अरबी यात्रियों की। अरबी यात्रियों में आप अल-मशूदी और सुलेमान से भली भांति परिचित होंगे, जिन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में कई महत्वपूर्ण विवरण हमें बताए हुए। इसके अतिरिक्त सबसे प्रमुख नाम हमें अल-बरूनी का मिलता है, जिन्होंने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है 11वीं शताब्दी का, उसके द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस साहित्यिक और विदेशी विवरण के बाद अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हमारा जो स्रोत पे है वो पुरातात्विक स्रोत पे है। पुरातात्विक स्रोत की मैं पहले ही व्याख्या कर चुका हूँ, उसके अंतर्गत क्या आता है। इन पुरातात्विक स्रोतों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो भाग या पार्ट जिसे कहते हैं वो अभिलेखों का है। अभिलेखों के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं और ये अभिलेख कई बार शिलाखंड, ताम्रपत्र और कपड़ों आदि पर लिखे जा सकते हैं और वो हमें प्राप्त होते हैं। भारत के संदर्भ में सबसे पहला प्राचीन अभिलेख हमें 1400 ईसा पूर्व का बोजकोय अभिलेख जो एशिया माइनर से हमें प्राप्त होता है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का जिक्र किया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके बाद अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें कि सर्वप्रथम किस शासक ने अभिलेखों को जारी करने की परंपरा की है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। मौर्य सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम अभिलेखों को जारी करने की परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने अभिलेखों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी, अरेमेक और खरोष्ठी लिपि में आपके सामने अपने अभिलेखों को रखा। उन अभिलेखों के माध्यम से हम कई राजाज्ञाएँ और उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसमें वो अपनी विभिन्न विजयों का उल्लेख करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख में हमें हुनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का ग्वालियर का मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। ऐसे कई अभिलेख हैं जिनके माध्यम से हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इस अभिलेख जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं उसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है और इस एपिग्राफी के माध्यम से जो रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ते और समझते हैं, जो उस समय के शासकों द्वारा या किसी संस्था द्वारा जारी किया गया। इन अभिलेखों के बाद हम मोहर सिक्कों की बात करते हैं। प्राचीन समय में आपको पता होगा जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तो सबसे पहले निष्क जो एक आभूषण था जिसे मुद्रा के रूप में प्रचलन किया गया था प्राचीन भारत में। ये बेसिकली टाइम हमारा 600 ईसा पूर्व के पास, अर्थात 600 ईसा पूर्व के बाद हम बात कर रहे हैं, जो महात्मा बुद्ध के समय के आसपास का टाइम पीरियड है। वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके जस्ट कुछ ही वर्षों बाद हमें प्राचीन मुद्रा, जिसे हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, देखने को मिलते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती थी, कई बार अर्धचंद्राकार, कई बार मछली बनी होती थी और इसके बाद हमें करशापन और कई प्रकार की मुद्राओं का विवरण देखने को मिलता है। हमारे इतिहास में मुद्राओं के द्वारा जो इतिहास लिखा जाता है या मुद्रा के जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे न्यूमेस्टिक या न्यूमेनमेस्टिक मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उसके माध्यम से कई इतिहास के राजवंशों का इतिहास लिखा गया है। इन मोहरों के बाद हम बात करते हैं स्मारक और भवनों पे। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्राचीन स्मारक और भवन अपने आप में इतिहास के गवाह होते हैं। चाहे आप वर्तमान में ताजमहल देखें या प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, या आप कहें मौर्यन साम्राज्य का वो आयरन पिलर, या जो आप गुप्त डायनेस्टी का जो महरौली का लौह स्तंभ देखते हैं। ऐसी कई चीज़ें आपको जो उस समय के अवशेष हैं उनके माध्यम से आप इतिहास जान सकते हैं। इन स्मारक और भवनों के बाद जब हम मूर्ति और चित्रकलाओं की बात करते हैं तो ये किसी से छिपा नहीं है कि कई बार मूर्तियाँ और चित्रकला हमें उस समय के इतिहास के रूबरू कराती हैं। अगर हम अजंता और एलोरा को देखें तो उन चित्रकलाओं के माध्यम से आप कई उस समय की सामाजिक और आर्थिक चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके साथ ही उस समय किस प्रकार के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय के चित्रकार किस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है।
अब हम बात करेंगे बेसिकली मूर्तिकला पे। तो मूर्तिकला आप देखेंगे प्राचीन भारत में खासकर कुषाण डायनेस्टी के समय में मथुरा शैली और जो एक हमें और ग्रीक शैली देखने को मिलती है, मूर्तिकला का जन्म वहाँ से आप देख सकते हैं। उस मूर्तियों में भी कई बार हम अभिलेखों को गुदे हुए रूप में सम्मिलित देख सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मंदिरों की दीवारों पे ही आपके अभिलेख उत्कृत कर दिए जाते थे। ऐसे में ही एक आपका अभिलेख संजन ताम्रपत्र अभिलेख है। इसी प्रकार का एक एहोल अभिलेख है जो रवि कीर्ति द्वारा मंदिर पे ही उत्कीर्ण किया गया है। कई मूर्तियों पे भी हमें ऐसे अभिलेख देखने को मिलते हैं। मूर्ति, सिक्के, अभिलेख, इनके अतिरिक्त कई बार मृदभांड भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो जाते हैं, जिनके द्वारा हम देखेंगे कि OCP जिसे ओकर कलर पोएट्री या गैरिक मृदभांड, PGW जिसे पेंटेड गे वेयर या चित्रित धूसर मृदभांड, या NBP नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर या लाल उबदार मृदभांड, ये सब प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में भलीभांत उपयोग किए जाते हैं और इन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने और समझने लायक हो जाते हैं। मुझे आशा है कि ये आपके काफ़ी कारगर होगा और आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू।